आज की कहानी है यूं ही अचानक। होता बहुत कुछ यूं ही होता है अचानक, वरना 46 साल के सीधे से बिल्कुल चुप चुप रहने वाले मुकुंद प्रधान की एक प्रेम कहानी नहीं बनती, और वह भी पत्नी की मृत्यु के बाद। मुकुंद प्रधान तो ऐसे व्यक्ति हुए कि वे सरेआम किसी लड़की को चूम भी रहे हों तो लोग अपनी आंखों को गालियां देते निकल जाएंगे, लेकिन अपनी आंखों पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। बच्चों के डॉक्टर, उम्र तो बता ही दी, कद काठी माध्यम। देखने भालने की बात निकल ही आती है जब प्रेम प्रसंग की बात छिड़े। तो अपने मुकुंद प्रधान यद्यपि देखने में उतने बुरे भी नहीं थे, फिर भी कमसिन स्त्रियों की नज़र उन पर कम ही पड़ती। गेहुए वर्ण का एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, मूछें नदारद और आंखें शायद जबान का काम करती। बच्चों के मेडिसिन के डॉक्टर थे, आए दिन गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करते, रविवार अपने बेटे के साथ समय बिताते। नीलिमा, यद्यपि डॉक्टर साहब की आगे की जिंदगी में भले ही ना हो, मगर उन्हें बुलाया भी नहीं जा सकता। नीलिमा जी डॉक्टर साहब की सिर्फ अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि वे डॉक्टर साहब के साथ साथ पूरी कॉलोनी की आंखों का तारा भी थी। गांव की सरल सी स्त्री, सीधी सादी सूरत, भोली सी। मोहल्ले भर में किसी को कोई तकलीफ हो, नीलिमा दौड़ी जाती। डॉक्टर साहब की तो हर वक्त सेवा में मुस्तैद। हाँ, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी के दिल में तब चुभन सी हो जाती जब उनके इकलौते बेटे निलय की बात छिड़ जाती। 12 साल का यह बच्चा सेरेब्रल पैलेसी का शिकार था, कमर से लाचार था निलय, और चलने फिरने में उसे बहुत तकलीफ थी। नीलिमा जी इस बच्चे के उपचार के लिए आए दिन बड़े बड़े डॉक्टरों और विशेषज्ञों के चक्कर लगाती। घर पर भी ज़्यादा वक्त उसे व्यायाम करवाती रहती। दूसरे शहर से खबर आई थी कि नीलिमा जी के नंदोई की तबीयत ज़्यादा खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नादान और सारी स्थितियों को संभालने में अक्षम नीलिमा दौड़ी गई ननद के पास। 3 दिन बाद वहां स्थिति कुछ सही हुई और ननद के जेठ जेठानी ने आने की खबर दी, तो वे वहां से वापसी का मन बना आई। ननद के घर से बस स्टैंड 5 किलोमीटर था। ननद के बेटे को सुबह 5 बजे स्कूटर से उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने को कहा गया। 2 रातों से सोई नहीं थी नीलिमा, और उनका बीपी भी हाई रहता था। स्कूटर के पीछे बैठी नीलिमा कब नींद से बोझिल हो सड़क पर लुढ़क गई, और किस तरह अचानक सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। एकाएक जैसे दुनिया चलती सी रुक गई थी। डॉक्टर साहब जैसे बीच समंदर में फेंक दिए गए थे। दिनों दिन उदास, चुप चुप और खुद में ही वे सिकुड़ते चले गए। निलय बीच बीच में दहाड़े मारकर रोता, और डॉक्टर साहब के चुप कराने पर भी चुप नहीं होता। 3 महीने हुए थे उनकी जिंदगी वीरान हुए, और करीब 6 महीने पहले वे आई थी, ठीक उनके घर के सामने इस मकान में। वह सारिका थी, सुदेश की नई सी दिखने वाली 7 साल पुरानी 27 वर्षीय पत्नी। इनका एक 5 साल का बेटा अंकित भी साथ था। सुदेश के कई तरह के व्यवसाय थे। 6 महीने पहले ये लोग डॉक्टर साहब के घर के सामने वाला मकान खरीदकर यहाँ आ बसे थे। 36 साल के सुदेश महोदय की यह दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी टिकी नहीं। पत्नी ज़्यादा सहनशील नहीं थी, जैसा कि आम तौर पर भारतीय महिलाओं के असंख्य गुणों में से एक माना जाता है। सुदेश को बिजनेस ट्रिप पर जाकर नशा करने, खूबसूरत लड़कियों को बिस्तर की संगनी बनाने का बेहद शौक था। पहली पत्नी इनकी कुछ तेज किस्म की थी। उनकी खोजी दृष्टि से सुदेश बच न पाए, और बीवी ने भी इस तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर अलग हो जाना ही ठीक समझा। सारिका बड़े परिवार और सीमित आय वाले घर की है। पैसे वाले 2 बहनों पर इकलौते लड़के का रिश्ता आते ही 21 साल की सारिका किसी भी कीमत पर बख्शी न जा सकी। हर मर्द ऐसा ही होता है। पहली पत्नी ने बदनाम करने के लिए ऐसा कहा। आदि तर्कों से सारिका की अनिच्छा को खारिज करते हुए उसे सुदेश को सौंप दिया गया। हाँ, यह शादी सौंप कर मुक्त हो जाने जैसी ही थी। जिंदगी से समझौता तो कर लिया था सारिका ने, लेकिन अंदर की घुटन बात बात पर फूट पड़ती।
पहले से ही वह ज़्यादा बात करने वालों में से थी, तिस पर अब जिंदगी के फैसलों के आगे उसकी एक न चली, तो छोटी छोटी बातों पर ही वह खाने को दौड़ती। सुदेश 2-4 दिन घर आता और निकल जाता। सारिका महसूस करती कि बिजनेस के साथ साथ उसकी निजी जिंदगी के गहराए रहस्य उसके पति को बाहर दौड़ाते रहते। आज भी वह अकेले ही बड़बड़ाती, भुनभुनाती, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बच्चा लगातार रो रहा था। सारिका को लगा बाहर स्कूल वैन आ चुकी है। वह दौड़ती गेट पर आई। वैन तो आई नहीं थी, लेकिन वह वहीं खड़े चिल्ला पड़ी। सुबह से दहाड़े मार रहा लड़का पता नहीं चुप क्यों नहीं होता। पास ही सामने गेट पर डॉक्टर साहब अपने मुकुंद प्रधान खड़े निलय के स्कूल की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उधर आंगन में बैठा निलय आधे घंटे से रोता हुआ अभी भी माँ की याद में सुबक रहा था। सारिका ने इस तरह कहने पर डॉक्टर साहब बड़े लज्जित हुए। सेरेब्रल पेलेसी का शिकार निलय अपनी भावनाओं को बड़ी मुश्किल से दबा पाता है। वैसे तो पढ़ने में बड़ा होशियार है, ज़्यादा शांत बैठकर ड्राइंग आदि करता रहता है, लेकिन स्कूल जाते वक्त उसे माँ की बड़ी याद सताती है। वह रोक नहीं पाता खुद को। डॉक्टर साहब भी थोड़ी देर सहलाकर छोड़ देते हैं। जितना ही वे उसे चुप कराते हैं, उसका दुख बढ़ ही जाता। मुकुंद जी ने सारिका की ओर पलट कर देखा। आंखों में उनकी मूक दर्द सा था। सारिका की उन पर नजर पड़ी। अभी तक 6 महीने बीत चुके थे, पर कभी भी उनसे बातचीत नहीं हुई थी उसकी। नीलिमा जी से परिचय होते होते ही वे चल बसी। फिर सारिका की उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रही। बेटे के स्कूल जाने के बाद वह घर के कामकाज और सिलाई बुनाई में व्यस्त हो जाती। सारिका को महसूस हुआ कि उसका कहना डॉक्टर साहब ने अपने बेटे के लिए समझ है। अभी वह बहुत जल्दी में थी। निलय की स्कूल वैन आ गई थी। वह जा चुका था, लेकिन सारिका का अपने बेटे को स्कूल वैन में बैठाना टेढ़ी खीर लग रहा था। लड़का कुछ ज्यादा ही अड़ गया। डॉक्टर साहब अचानक आगे आए और बच्चे को गोद में ले लिया। उसे पता नहीं कैसे बहलाया फुसलाया लड़का स्कूल वैन में आराम से बैठ गया। उसके जाने के बाद सारिका मुकुंद जी की ओर बढ़ आई। कहा, मैंने अपने बेटे के बारे में कहा था कि दहाड़े मार रहा है। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब कहकर अंदर जाने लगे तो सारिका को अपनी बात पर अफसोस हो रहा। वह उनके पीछे पीछे अंदर तक आ गई। डॉक्टर साहब ने अचानक पीछे मुड़कर उसे देखा तो ठिठक गए। मुकुंद जी, आज चाय मैं आपको पिलाती हूँ। सारिका मनुहार सी करने लगी। चाय मैं पी चुका हूँ। अब टिफिन तैयार कर क्लिनिक के लिए निकलूंगा। डॉक्टर साहब पिघलने को तैयार नहीं थे। अच्छी कदकाठी और तीखे नैन नक्श वाली सारिका उनके इतना नजदीक आ खड़ी हुई तो वे घबरा गए। स्वभाव से अंतर्मुखी और अपने आप में सिमटे हुए से डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ आदि कहकर उसे जाने का विचलित सा संदेश देते रहे। मगर सारिका ने कहा, मैं अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर क्या बताऊं, हमेशा अब अकेले रहना होगा। क्या हुआ जो अगर हम आपस में कभी थोड़ी बात कर लिया करें। कर लेंगे, पर आज मुझे देर हो रही है। मुकुंद जी अब भी टका सा जवाब देकर हटने के प्रयास में थे। आपको देर नहीं होगी, आप बस तैयार होकर मेरे घर आ जाइए। अपना टिफिन मुझे दे दीजिए, इससे मैं ना नहीं सुनूंगी। डॉक्टर साहब ने आखिर हार मानी और मुस्कुराकर बोल पड़े, बड़ी जिद्दी हो, लाइए पहले टिफिन दीजिए। और इस तरह सारिका को दीवारों से बेहतर सुनने वाला मिल गया था। आज बाजार में दुकानदार ने मुझे ढंग लिया। आज स्कूल में टीचर को खूब खरी खरी सुना आई। मेरा पति तो इधर पटक कर मुझे भूल ही गया। आप ही बताएं, क्या मैं अकेले उम्र बिताने को ब्याही गई? डॉक्टर साहब अपने बेटे को शाम को पढ़ा रहे होते या फिर उसकी पढ़ाई के वक्त पास बैठते। सारिका इन दिनों अपने बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए मुकुंद जी के घर ले आती। दोनों बच्चे पढ़ते और वे दोनों थोड़ी दूरी पर बैठे होते। मुकुंद जी तो कई तरह की किताबें और अखबार पढ़ते, पर सारिका ताबड़तोड़ अपने दिल की बात मुकुंद जी को बताती।
उम्र का फासला सारिका में जरा भी झिझक पैदा नहीं कर पाता। मुकुंद जी अब सारिका की बातों के आदी हो रहे थे। उनकी झिझक कुछ कम हो रही थी। अब संग वे थोड़ा हंसते, थोड़ा मजाक भी कर लेते। जैसे कि नहीं, उम्र बिताने की अब फिक्र कहाँ, अब तो सिलसिला चल ही पड़ा है। सारिका भौचक उनकी ओर ताकती, फिर कहती, मैं चलती हूँ, आपके बेटे को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी मेरी बातों की वजह से। डॉक्टर साहब कहते, चलो दूसरे कमरे में बैठे। सारिका अवाक होती। पहले तो मुकुंद जी भगाने की फिराक में रहते, अब क्या। मुकुंद जी वाकई उसे लेकर अपने बेडरूम में आते, उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करके खुद बगल में रखे चेयर पर बैठ जाते। सारिका को फिर से इतिहास के खंडरों से लेकर भविष्य के टाइम मशीन में सवार यूं ही बोलते बतियाते छोड़ देते। 7-17 बोलते। वह जब कभी मुकुंद जी से कोई जवाब मांगती तो वे भौचक से उसकी ओर ताकते। कई दिनों से मुकुंद जी को लेकर सारिका के दिल में एक कचोट पैदा हो रही थी। एक दिन वह इस तरह विफर पड़ी कि डॉक्टर साहब अवाक देखते रह गए। फिर क्या फर्क रह गया आप में और सुदेश में। मैं तो अपने घर में बैठी अकेली इसी तरह बकबक कर सकती हूँ। सुदेश जब भी घर आते पैसा पकड़ाने और देह की भूख मिटाने के सिवा मुझसे कोई वास्ता न रखते, और आजकल तो वह रस्म भी जाने कैसे खत्म हो गई। मैं हूँ या नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह जैसे आप। डॉक्टर साहब शर्म से सिहर उठे। अवाक हो पहले तो सारिका को देखते रहे, फिर शर्म से गड़ने लगे। अनर्गल बोलती सी सारिका अचानक ठिठक गई। महीना भर ही तो हुआ है डॉक्टर साहब से घुलते मिलते, जाने क्या क्या वह बोल जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह चुप हो गई। डॉक्टर साहब ऐसे ही शर्मीले। इन बातों से वे शर्म से गड़कर अखबार में ही धंस गए। उन दोनों की चुप्पी अब न जाने क्या क्या बोल उठी। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे और सारिका भी। सारिका धीरे से उठी, नींद से बोझिल अपने बेटे को स्कूल बैग के साथ लिया और घर चली गई। 2 दिन वह नहीं आई। डॉक्टर साहब ने भी कोई खबर नहीं ली। चौथे दिन सारिका शाम 7 बजे उनके घर आई, कुछ ज़्यादा ही अस्त व्यस्त, आंखें रो रो कर सूजी हुई। सारिका आते ही बोली, कोई खोज खबर नहीं, मैं मुसीबत में पड़ूं तो क्या करूं, घर वाले इतनी दूर। नर्म दिल डॉक्टर साहब चिंतित से बोल पड़े, क्यों, क्या हुआ। सुदेश बनारस गए हुए हैं, वहीं अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी, वे अस्पताल में हैं। अरे क्या हुआ अचानक। शायद लीवर में तकलीफ थी और अब तो बताया गया। और सारिका ने आंखें झुका ली, फिर तुरंत आगे कहने को उतावली सी डॉक्टर साहब की ओर नजरें टिका दी। डॉक्टर साहब ने उसे प्रेरित किया, हाँ कहो, और क्या बताया गया। सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज। सारिका के कहते ही डॉक्टर साहब की नजरें झुक गईं। उन्हें सारिका पर बड़ा तरस आया कि वाकई दुखी स्त्री है। डॉक्टर साहब के साथ तो नीलिमा का प्यार और भरोसा हमेशा कायम है, लेकिन यह तो पति के रहते भी आज बहुत गरीब है। डॉक्टर साहब ने उसे अंदर ले जाकर कमरे में बैठाया। पूछा, बनारस जाओगी। मैं जाना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी यूं मझधार में। सारिका को आंसू पोंछते देख डॉक्टर साहब खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रखा। कहा, मैं ले जाऊंगा बनारस तुम्हें। अपने बेटे निलय को उसकी बुआ के घर छोड़ दूंगा, तुम अंकित को। सारिका उत्साहित सी बोल पड़ी, मायके से कोई आकर ले जाएगा, कहा था उन्होंने। अगर मैं बनारस जाऊं तो। 3 दिन बाद वे बनारस के एक होटल में थे। दोनों ने अगल बगल 2 कमरे लिए थे। तय हुआ दूसरे दिन वे अस्पताल सुदेश को देखने चलेंगे। रात वे दोनों अपने अपने कमरे में रहे। सुबह सारिका की नींद खुली तो उसे बड़ी घबराहट हुई। वह तैयार होकर मुकुंद जी के कमरे के दरवाजे पर गई, आवाज दी। सन्नाटे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ उसे। फोन लगाया उसने मुकुंद जी को। पता चला वे सुबह ही बनारस के घाट चले गए हैं। सारिका उन्हें वहां अपने आने की इत्तला देकर जल्दी बनारस घाट पहुंची। दूर से ही एकाकी कोने में बैठे मुकुंद जी सारिका को दिख गए। उगते सूरज को एकटक देख रहे थे।
सारिका कुछ देर उनके सामने खड़ी रही, फिर खुद ही बोल पड़ी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले आए? अनजाने शहर में मेरी फिक्र नहीं की। मुकुंद जी ने शांत भाव से सारिका को देखा और बोले, फिक्र करता हूँ तभी तो अनुमति लेने आया था। मतलब आगे की जिंदगी में न जाने कहाँ तक तुम्हारी फिक्र करनी पड़े। नीलिमा से कहे बिना कैसे तुम्हारा साथ दूं? मेरा मन कचोट रहा था। आज नीलिमा से अकेले में अपने मन की ऊहापोह एक बच्चे सी जिज्ञासा लिए सारिका पूछ बैठी, नीलिमा दीदी से अनुमति मिल गई ना? डॉक्टर साहब सिर झुकाए बैठे रहे। क्या सारिका के प्रति वे दुर्बल हो रहे हैं? क्या उनके मन में सारिका को लेकर मोह और आकर्षण पैदा हो गया है? और सारिका, क्या वह सिर्फ अपने हालात से जूझ रही है या छोटी सी दूब उसकी भी अनुभूतियों और कामनाओं की जमीन पर उग गई है? मुकुंद जी सारी असमंजस को एक तरफ ढकेल उठ खड़े हुए। चलो, तुम्हें अस्पताल चलना है ना? सारिका भी बिन कुछ कहे उठ खड़ी हुई। एक संतोष था कि शायद मुकुंद जी उसकी परेशानी में साथ निभाएंगे। सुदेश लंबा, स्मार्ट, गोरा चिट्टा युवक, जिसे अपने पैसे, औकात और व्यक्तित्व पर बड़ा घमंड था, जो किसी की सुनना अपनी तौहीन समझता था। अपने ऊंचे कांटेक्ट के बल पर वक्त को मुट्ठी में बांध सकता है, वह सोचता। सुदेश, जिसकी पहली बीवी ने दुख झेला, बिन सहे चली गई, मगर दुख लेकर दूसरी बीवी सहने की हद से गुजर गई, तड़पती हुई। अनजाने ही दोनों की आहें लग गई थी उसे। उसकी बिंदास लापरवाह जिंदगी जीने के अंदाज ने उसे इस मरण खाट पर लटका पटका। सुदेश से मिलने के बाद नर्स उन्हें अपने चैम्बर में ले गई। बोली, मैंने सुदेश से आपका फ़ोन नंबर लेकर आपको फ़ोन किया था। इनके दोस्त का नंबर मेरे पास है, वही इनका सब कुछ देख रहे हैं। कुछ देर में वे आ जाएंगे। इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, आप लोग उनसे सारी बात कर लें। सुदेश जी का लीवर 70% खराब हो चुका है, साथ ही ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बहुत बड़ा हुआ है। इन्फेक्शन अंदर तक फैल चुका है। इस पूरे हालात में सारिका बहुत कमज़ोर सी पा रही थी खुद को। मुकुंद जी साथ न होते तो क्या होता? रह रहकर उसके दिमाग में यही ख्याल आते। सुदेश के दोस्त ने उन दोनों को सुदेश के बनारस के उस फ्लैट की चाबी दी, जहां सुदेश अक्सर यहां आने पर किराए पर रहता था। बात हुई कि दोस्त बाद में इस फ्लैट में आकर उन्हें सारी बातें बताएगा और बिजनेस के मामले में सारिका को जानकारी देगा। दोनों होटल से अपना सामान लेकर यहाँ पहुँचे। 2 कमरों का यह फ्लैट सारी सुविधाओं से लैस था। कमरों में सामान अस्त व्यस्त था। दोनों मिलकर उसे समेटते रहे। अचानक दोनों एक दूसरे को देख झेंपने लगे। नशे से लेकर अश्लील वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिल रही थी। वैसे तो सारिका के लिए यह नई बात नहीं थी, मगर पत्नी होने का एहसास सारिका की आंखों से झरने लगा। मुकुंद जी ने उसे आवाज़ दी। उसे आंसू पोंछते देख वे उसके नज़दीक आ गए। झिझक को परे करते मुकुंद जी ने सारिका का हाथ धीमे से पकड़ लिया। कुछ एहसास यूं साझा हो गए कि सारिका अनजाने ही उनके करीब आ गई। 2 सांसें एक दूसरे की आहट को अपने में जज़ब करते कुछ देर यूं ही खड़े रहे। फिर जैसे दोनों को अपनी अपनी शर्म और झिझक की फिक्र हो आई। डॉक्टर साहब परे हटते हुए बोले, चलो गीज़र ऑन है, नहा लो, फिर लंच के बाद अस्पताल चलना है ना। 4 दिन और ऐसे ही अस्पताल तक दौड़ लगाते बीतते रहे। इस दलदल भरे जीवन में आखिर कब तक रुके रहते मुकुंद जी। उधर निलय भी अब पापा के लिए परेशान था। फिर उनके अपने मरीज, उन्हें भी डॉक्टर साहब की ज़रूरत थी। शाम को मुकुंद जी वापस आए तो सारिका से कहा, निलय के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अब जाना होगा। मेरे मरीज भी परेशान हैं। मैंने सुदेश के दोस्त को अच्छी तरह समझा दिया है, वह तुम्हें पूरी मदद देगा। उसका फ़ोन नंबर तो तुम्हारे पास है। अब सुदेश के सामने दोस्त की मदद से बिजनेस आदि की बातें अच्छी तरह समझ लो। घर से रिश्तेदारों को बुला लेना सही रहेगा। सारिका फफक पड़ी। मुकुंद जी को वास्तविकता का ज्ञान था। उन्होंने बात जारी रखी,
मेरे रहते रिश्तेदार आए तो तुम्हारे और मेरे बारे में बातें दूसरी निकल आएंगी। फिर तुम्हें मदद मिलनी मुश्किल होगी। मैं कल सुबह ही ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। तुम कल घर वालों को और नंदों को फ़ोन करके बुला लो। बिजनेस या पैसे के मामले में तुम्हें अपना हक समझना होगा। हार नहीं मानोगी। तुम्हें अपने बच्चे के साथ खुशी से जीना है। जिसने जो किया उसे वह मिला, यही सच है। सुबह 5 बजे बगल के कमरे का दरवाज़ा ठेल वापसी को तैयार मुकुंद जी सारिका से मिलने आए। जाने की इत्तला देनी थी। मध्यम नाइट लैम्प की रोशनी में उन्होंने सारिका को देखा। आकर्षण का सुख मुकुंद जी की आंखों में लबालब भर गया। छरहरी परी सी काया बिस्तर पर जैसे मूक आमंत्रण दे रही थी। किसी अनजाने लोक की रहस्यमयी स्त्री जैसे उनके संयम पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे उसे जानने को आतुर हो गई। भूल गए कि वे किस लिए अभी यहाँ आए थे। क्या कहना था उन्हें। मुकुंद जी सारिका के करीब आ गए थे। गुलाबी चुन्नी को सरकाया तो फिसलकर बदन से परे हट गई। उसके गोरे चेहरे पर और उसके रस भरे होठों पर उनकी दृष्टि निबद्ध हो गई। एक पिता, एक पति, एक डॉक्टर के परिचय में कैद मुकुंद जी आज अचानक अपने पिंजरे का दरवाज़ा खोलने को बेचैन से दिखे। रुके हुए स्रोत का बांध जैसे आज अचानक किसी ने खोल दिया था। शिला टूट गई थी, चाहत बह निकली थी। अपने अंदर एक अनजाने व्यक्ति से रूबरू होते हुए मुकुंद जी ने सारिका को अपने हृदय में समेट उसके ओंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल को जैसे विश्व का संपदन थम गया। सारी ऊहापोह, नीलिमा को खोने का दुख, उसके प्रति अपराध भावना, खुद के गांभीर्य के प्रति सजग भाव, सब कुछ खत्म हो गया पल में। सिर्फ दो प्राण एक मन रह गए थे जैसे। सारिका जग चुकी थी। कुछ देर जगी हुई शांत सी पड़ी रही, फिर धीमे से दोनों हाथों से उन्हें बांध लिया। मुकुंद जी को सारिका के दिल का पता मिल गया था। वे उठ कर खड़े हो गए। कहा, जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक ही जगह ठहरा मिलूंगा। हाँ, अपना कर्तव्य पहले रखना। आज वह बीमार है, उसकी दिल से सेवा करना। अगर स्वस्थ हो जाए तो उसका साथ निभाना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ रहेंगी तुम्हारे। मुकुंद जी अपना बैग लेकर निकल गए। सारिका बोझिल और असहाय सी उन्हें जाते देखती रही। अब आगे क्या होगा। साल बीत रहे थे। निलय आज अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए गया था। अच्छे इलाज, देखरेख और बड़ा हो जाने की वजह से अब पहले से ज़्यादा बेहतर था वह। स्कूल वालों की ओर से उसे अच्छी सुविधा दी गई थी और सेंटर से परीक्षा दिलवाकर उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल वालों ने ही ले रखी थी। मुकुंद जी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। बुखार ज़्यादा चढ़ा हुआ था। 5 दिनों से वायरल हो रहा था उन्हें। अचानक उन्हें अपने सिरहाने किसी की आहट महसूस हुई। कौन हो सकता है। बेटे के निकलने के बाद आज वे दरवाज़ा लगाना भूल गए थे। आंखें खुली। 3 साल बाद अचानक कैसे। बोले, सारिका। डॉक्टर साहब व्याकुल हो उठे। तुम कैसे आ पाई। कहाँ थी अब तक। मायके में। आओ मेरे पास बैठो। इतना बुखार है आपको। तुम अपनी कहो सारिका। आपके जाने के बाद महीना भर मैं वहाँ रुकी रही। बेटे को मेरे मायके के ही पास स्कूल में भर्ती करवा दिया गया था। मेरी माँ संभालती थी उसे। सभी रिश्तेदारों को खबर की गई थी। नंदे, उनके बेटे और मेरे भाई आए थे। उसके बाद में मायके में ही आ गई मैं। और सुदेश, महीने भर में ही वे चल बसे। उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी, पर महीने भर में ही। नंदों ने अपने बेटों के लिए भी बिजनेस से हिस्सा निकाला। मुझे 1 करोड़ थमाए। मैं संतुष्ट हूँ। ज़्यादा हिसाब नहीं मिलाती। बेटा कहाँ है। वह मायके में ही है, वहीं रम गया है। इस घर को मैंने बेच दिया है और इसी शहर में दूसरा घर ले लिया है। आपकी मर्जी हो तो हम दोनों। डॉक्टर साहब ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, आगे कहो। आप कहें तो कहो। सारिका ने सिर झुका लिया। ढेरों बातें उसके दिल में छटपटाने लगीं। झिझक की वह बारीक झिल्ली बड़ी मजबूत सी लग रही थी,
जो तोड़े ना टूटती थी। मुकुंद जी उठकर बैठ गए। कहा, कॉलोनी वालों की नज़रों के सामने तुम इस घर में साथ नहीं रहना चाहती ना? ठीक है, हम वहीं चले जाएंगे जहां तुम कहो। पर अच्छी तरह सोचा तुमने कि हम दोनों के बीच उम्र का फासला तुम कितना सह पाओगी? और फिर निलय। उनके कंधे पर सारिका ने अपना माथा टिका लिया और शांति से बोलती रही, नीलिमा दीदी की अब पूरी जिम्मेदारी मेरी। निलय अगर मुझे अपना ले, और आपने उम्र की बात छेड़ी ही क्यों? मैंने बताया नहीं आपको कि मैं इतना हिसाब किताब नहीं देखती। मुकुंद जी मुस्कुरा पड़े। हाँ, अब वही बातूनी सारिका मुझे वापस मिल गई है। नीले की फिक्र ना करो। जरा सा प्यार मिला नहीं कि पिघला। फिर तो छोटे से कमरे में बड़े बड़े सतरंगी सपनों के हजारों फूल खिलते रहे। सारिका बोलती रही। डॉक्टर मुकुंद प्रधान इस चपला चंचला को मंत्र मुग्ध से सुनते रहे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।